गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स. मुलांनो, आपण पाठ क्रमांक 14 ते जीवनदायी झाड हा पाठ आपण बघत आहोत. आणि आतापर्यंत आपण काय बघितलं की या पाठामध्ये लिंबाचे झाड कसे जीवनदायी आहे याचं सुंदर असं चित्रण केलेलं आहे. लिंबाच्या झाडाशी निगडीत असणारी प्राणीसृष्टी व मानवी भावना यांचा सुंदर मेळ घातला गेलेला आहे. आणि आपण आतापर्यंत काय बघितलं की एका दाक्षिणात्य स्त्रीने, ती जेव्हा भाडेकरू होती, तिने लिंबाचं झाड लावलं आणि ती आजूबाजूची एरिया एकदम कोरडी होती, शुष्क होती, खूप गरमी असायची तिकडे, उन्हाळा खूप तापून निघायचा. आणि असं असताना ते झाड, ते हिरवगार झाड होतं, ते चैतन्यमय असं झाड होतं. आणि त्या झाडाकडे वेगवेगळे पक्षी, प्राणी, आपण बघितलं गोगलगाईंची वस्ती होती, पारव्याची जोडींनी तिथे ते घरटं बांधलं. नंतर चिमण्या, इतर पक्षी आले. त्याचप्रमाणे आपण बघितलं रंगीबिरंगी किडेसुद्धा आले तिकडे, फुलपाखरे आले. नंतर आपण बघितलं खारींची वस्ती होती, कुत्रं तिथं विसाव्याला यायची. हे सगळं आपण आतापर्यंत बघितलं. हम लोगों ने सब कुछ देखा कि बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वहाँ पे उस पेड़ के इर्द गिर्द आजू बाजू में रहने लगे, क्योंकि उस एरिया में खाली वही एक पेड़ था जो हरा भरा था, जिसकी छाँव में एनिमल्स बैठते थे, जिसकी मतलब फांदियों के ऊपर, टहनी के ऊपर बर्ड्स बैठते थे. उन्होंने अपना नेस्ट, घोंसला बनाया था. हां, तर आपण हे सगळं बघितलं. आता आपण पुढे जाणार आहोत मुलांनो. पुढे बघूया पुढे काय झालेलं आहे. आता लेखक काय म्हणतात बघा की इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतं. इतकं महत्त्व मतलब इतना इम्पोर्टेंस उस पेड़ को देख के, उस पेड़ को आया था, ये देख के मैं चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हक्का बक्का रह गया. ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे ती एक जोड इमारत होती. राइटर क्या कह रहा है कि मैं जिस घर की हकीकत आपको, कहानी आपको बता रहा हूँ, वो एक जोड़ इमारत, जॉइंट जैसे इमारत रहते ना, डुप्लेक्स बंगले, ट्विन ब्लॉक जैसे, वैसे थे. मतलब आजू बाजू में दो घर. शेजारी जे राहत होते, मतलब जो सामने, शेजारी मतलब जो पड़ोसी थे, त्यांच्या परसदारी, परसदार, परस मतलब घर के पीछे की जगह, बैकयार्ड जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, ओके, कि घर के पीछे का आंगण, आगे जो रहता है वो आंगण बोलते, परस अंगण म्हणतो आपण मराठीत. आणि परसदार म्हणजे घराच्या मागची बाजू किंवा मागचं अंगण. ओके, तर त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता. हापसा म्हणजे भरपूर पाणी होते. हापसा देखो, जैसे हम हाथ पंप बोलते, जैसे हम बोरवेल बोलते कि हाथ से जो पंप हिला के आप लोग जितना चाहिए उतना पानी ले सकते, वैसे जो सामने वाले जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनके घर के पीछे वो हाथ पंप, वो वैसी बोरवेल थी, बहुत पानी था. मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडी ही नव्हती. मतलब उनके आंगन में और उनके घर के पीछे परसदार, सादी मतलब उन्हें गवत मतलब सादे घास भी नहीं लगाया था. माणसं उदास, उनके घर के जो लोग थे वो हमेशा उदास, नाराज. दुर्मुखलेली म्हणजे काय? चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली, चेहऱ्यावर वाईट भाव असलेले. ओके बच्चों, कि हमेशा सैड रहते थे, त्रस्त वाटत, हमेशा उनके चेहरे के ऊपर टेंशन रहता था, त्रस्त, त्रासलेली, वैतागलेले वाटत. हां, इरिटेटेड, त्रस्त मतलब. त्या घरातली स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे. मतलब उनके घर में जो औरत थी वो हमेशा अपने गहने पहन के वो बैठती थी. परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. देखो राइटर क्या कह रहे हैं कि
जो मेरे घर के सामने वाले जो लोग थे वो बहुत पैसे वाले थे, अमीर थे। उनके घर के औरतें बहुत सारे गहने पहन के पूरा दिन बैठती रहती थी। उनके घर में पानी था, उनके पास जमीन थी, मुबलक मतलब भरपूर थी। लेकिन उन्होंने कभी हिरवा आनंद मतलब पेड़ पौधे कभी नहीं लगाए, पेड़ पौधों की कभी देखभाल नहीं की, और वो कभी वो खुशी जो हरी खुशी रहती है ना पेड़ पौधों की, वो कभी स्प्रेड नाही की. पसरवणे म्हणजे स्प्रेड करणे. मला वाटतं झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूर दूर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक प्रवृत्तीच असावी लागते. प्रवृत्ती मतलब बच्चों स्वभाव, एटीट्यूड या बिहेवियर. देखो राइटर क्या कह रहा है कि पेड़ लगाना, उसे जिंदा रखना, और उस पेड़ की जो खुशी है, उस पेड़ का जो आश्वासन मतलब जो विश्वास है, उस पेड़ से जो संगीतमय संदेश मिलता है वो पूरे दूर तक फैलाना, और जो सजीव है, जो लिविंग थिंग्स है, उनका आशीर्वाद लेना, इसके लिए अपने अंदर वो प्रवृत्ति, वो बिहेवियर होना चाहिए. हर एक को ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा राइटर कहता है. जो माणूस एखादं झाड जगवतो तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवत असतो. देखो राइटर क्या कह रहा है कि जो इंसान, हाँ, कि जो माणूस एखादं झाड जगवतो, अगर कोई भी इंसान अगर कि कोई भी पेड़ पौधा वो उसे वो जिंदा रखता है, उसकी देखभाल करता है, वो निसर्ग मतलब नेचर में, सृष्टि में हरा चमत्कार, मॅजिक करता है, रुजवत असतो. हे लिंबाचं झाडच बघा ना. ज्या कुणा बाईने हे झाड लावलं, ती बाई इथून निघून गेली. देखो उसका इंटेंशन कितना अच्छा है. देखो कि वो भाड़ेकरू थी, वो वहाँ पे रेंट पे रहती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ. उसने दूसरे लोगों के बारे में सोचा. वो लगाया पेड़ और वो वहाँ से चली भी गई. परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली. वो जाने के बाद एक अद्भुत अलग सा नाट्य मतलब ड्रामा की तरह हो रहा है. एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत ले लो बच्चों. ड्रामा मतलब ड्रामा करते हैं कि पेड़ नहीं. देखो क्योंकि उस पेड़ को क्या आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, अलग अलग बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, एनिमल्स आते हैं, प्राणी आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं. तो ये सब कुछ, इंसान भी जाता है उस पेड़ के वो फ्रूट लेने के लिए. तो ये एक प्रकार का ड्रामा राइटर को लगता है. दरवर्षी, दर ऋतूत, हर साल, इच अँड एव्हरी इयर, दर ऋतू मतलब सीझन, त्या झाडाच्या अनुषंगाने एक उत्सव साजरा होत असणार. मतलब देखो एक उत्सव मतलब जैसे सेलिब्रेशन, साजरा मतलब सेलिब्रेट करना, उत्सव मतलब फेस्टिवल की तरह सब आते. फूलं येत असणार, फूल आते, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. हर साल उस पेड़ को फूल आते हैं. घमघमाट दरवळत असणार. घमघमाट म्हणजे सुगंध, रिच फ्रेग्रन्स. ओके. आणि दरवळणे मतलब स्प्रेड होणे. आणि मग एक अख्खा फलोत्सव, हा, फळांचं लगडणं, हे सगळं घडत असणार. देखो उसके बाद फूलों के जो वो एक स्मेल आता है, वो स्मेल पूरी आजू बाजू में फैल जाता है. और उसके बाद फलोत्सव म्हणजे फलांचा उत्सव. उसको फल आते, नींबू आते, और वो सेलिब्रेट करने के लिए आजू बाजू के लोग आते, वो नींबू तोड के लेके जाते हैं. फळांचं लगडणं हे सगळं घडत असणार. मी तर केवळ एका ऋतूतला सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो. मतलब मैंने खाली एक ऋतू देखा है, मैंने खाली एक सीजन देखा, कि मैंने देखा कि जो सजीव है उनके जीने का वो नांदणे मतलब वहाँ पे राब्ता, एग्जिस्टेंस, वे ऑफ लिविंग, उसका मैं साक्षीदार हूँ. साक्षीदार मतलब क्या, मैंने वो देखा है, मैंने प्रूफ देखा है, मैं प्रूफ हूँ. पण शेजारची ती माणसं, लेकिन राइटर देखो क्या कह रहे हैं कि लेकिन वो सामने वाले लोग जो पैसे वाले हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ का जो खुशी है, वो खुशी उनको नहीं मिल रही है. ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आलेली होती, वो इतने सालों से रह रहे हैं, परंतु न त्यांनी ते हिरवं कौतुक पाहिले. लेकिन उन्होंने वो हरा कौतुक, जो प्रेज है, वो हरा जो वो नहीं देखा. न त्यांची झाडं लावली, उन्होंने कभी पेड़ पौधे नहीं लगाए. न त्यांनी फुलं फुलवली, उन्होंने कभी फूलों को ब्लूम नहीं किया.
हा निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोचल्याचं मी पाहिलंच नाही. म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्यांच्या परसंगणात सारखीच, मतलब देखो राइटर क्या कह रहा है, इसलिए वो लोग कि उन्होंने कभी पेड़ पौधे नहीं लगाए, कभी फूल नहीं उन्होंने ब्लूम किए, कभी उन्होंने वो हरा कौतुक नहीं किया, उन्होंने कभी वो नेचर का जो खुशी है वो अपने आंखों से नहीं दिखी. इसलिए राइटर कह रहा है कि वो लोग भी उनके जो आंगन में और उनके जो बैकयार्ड में, जैसे अंगना सारखी, जैसे मतलब उनके कुछ नहीं है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है घर के सामने और पीछे, इसलिए अंगना सारखीच उदास, उदास मतलब सैड, भकास, ड्राय, तपकिरी, तपकिरी मतलब जिस तरह से मिट्टी वो तपकिरी ब्राउन कलर के, अशीच वाटत राहिली मनानं, मन से वो गरीब रह गए, मन से वो उदास रह गए. हां, आता बघा पुढे काय सांगितलेलं आहे. हां, ते झाड लावणारी ती दाक्षिणात्य बाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती. राइटर क्या कह रहे हैं कि जिस औरत ने वो पेड़ लगाया, हाँ, जो दक्षिणात्य मतलब साउथ की वो औरत थी, वो अपने बेटे के साथ एक बार हमारे घर पे आई. तिने आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड पाहिलं. देखो वो उसकी प्रवृत्ति थी. उसने जाते ही क्या देखा, पहले वो पेड़ के पास गई क्योंकि उसके दिमाग में वही बात थी कि उसने वो पेड़ लगाया था. वो देखने के लिए गई कितना बड़ा हो गया. तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. उसका जो मतलब वो अच्छा दिल, सॉफ्टनेस था, वो सृजन मतलब क्रिएटिविटी, नवनिर्मिती, उससे संबंधित रिलेटेड लगा. मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी, ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है बच्चों. सृजन, नवनिर्माण, निर्मिती मतलब क्रिएटिविटी. मन जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं. झाडांना फुलवणं, देखो अगर हमारा मन में क्रिएटिविटी है तो हमारा मन हमेशा ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है. झाडांना फुलवणं, पेड़ों को देखभाल करना, उसके ऊपर ब्लूमिंग करना, ब्लूम होना, वो रुजवणं, त्यांचा हिरवा संदेश दूरवर पोचवणं, यातून मग सृजनात्मक आणि आनंदी निर्मितीक्षम होत असावं. मग मागं ठेवलेलं फळदार झाड किती जणांना जगवतं. एक मागं ठेवलेलं, हाँ मतलब एक पेड़, लेकिन कितने जीवों को, कितने लिविंग थिंग्स को वो जिंदा रखता है. आनंद देतं, खुशी देतं, जीवन देतं, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं. हे पाहिलं की मन थक्क होतं. ये सब मैं जब देखता हूँ तब मैं आश्चर्यचकित होतं. हे मर्म ज्याला जाणलं, मर्म मतलब सिक्रेट या मूळ मुद्दा, ते मला वाटतं आनंदी राहतात. ये जिसको समझ में आया वो हमेशा खुश रहेंगे. जे नुसते भौतिक गोष्टींचा ध्यास घेतात, भौतिक गोष्टी मतलब मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, हाँ, कि पैसा, गाड़ी, बंगला, गहने, ये सब, बैंक बैलेंस, ये सब रहते हैं, इन्हें भौतिक गोष्टी बोलते. तो ये सब जिनके दिमाग में रहता है, वो ये जो नेचर की जो खुशी है वो बांट नहीं सकते और दूसरों को दे नहीं सकते और वो खुशी ले नहीं सकते. त्यांच्या भोवताली किती हिरवं झाड उगवलं आणि त्याच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाहीत. आनंदापासून ते बिचारे वंचित राहत असावेत. त्या जीवनदायी झाडानं आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही सांगितलं. हिरवी भाषा मतलब नेचर की लँग्वेज, ग्रीनरी. ओके, आज आपण कोणते शब्दार्थ बघितले बघा मुलांनो. परसदार, परसदार म्हणजे घराच्या मागची बाजू. ओके, दुर्मुखलेली म्हणजे चेहऱ्यावर उत्साह नसलेली, सॅड. ओके, प्रवृत्ती म्हणजे स्वभाव, बिहेवियर, नेचर, ॲटिट्यूड. अनुषंगाने म्हणजे चा योगे, अनुषंगाने मतलब इस कंटेंट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ, अनुषंगाने मतलब इन एसोसिएशन विथ. सृजन मतलब नवनिर्मिती, क्रिएटिविटी. ओके, तो बच्चों ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया है. आपको ये लेसन रीड करना है और इस लेसन के जितने भी मीनिंग्स मैंने दिए वीडियो के ज़रिए वो आपको पूरे नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.